हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2012 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। पिछले वीडियो में मैंने फरवरी 2014 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये सितंबर 2014 वाला है। तो इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एसएसटी की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? पहला विकल्प है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरा विकल्प है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, तीसरा है गंगा तथा यमुना दोआब, और चौथा है दक्कन तथा कोकण। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां वे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। लोगों ने भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे जानवरों को पालना शुरू किया और गांव में रहने लगे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? पहला विकल्प है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, दूसरा है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, तीसरा है गंगा का उत्तरी क्षेत्र, और चौथा है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो मगध पूर्वी भारत में भारत गंगा के मैदानों पर स्थित एक प्राचीन साम्राज्य था और आज बिहार के आधुनिक राज्य में फैला हुआ है। अब इसमें जो विकल्प सही है, इसमें पूछा गया है कि प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भरत लोगों का एक समूह था। यहाँ भरत लिखा हुआ है। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे फिल करना है में रहते थे। पहला है दक्षिण भारत, दूसरा है उत्तर भारत, तीसरा है पश्चिम भारत, और चौथा है उत्तर पश्चिम भारत। तो भरत ऋग्वेद में वर्णित वैदिक जनजाति थे। भरत नाम उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे और जिनका उल्लेख ऋग्वेद, जो संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, में किया गया है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह है उत्तर पश्चिम भारत। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आपको याद रखने हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। पहला है प्राकृत, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है ब्राह्मी, और चौथा है सौरसेनी। तो ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी आप पेपर देने जाएं प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। लिखा है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, दूसरा है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, तीसरा है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, और चौथा है जल संसाधनों की खोज के लिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इनमें से जो कारण नहीं है वह बताइए। तो पहला तो सही लिखा हुआ है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, इसलिए ये उस स्थान को छोड़ देते थे। तो पहला इसमें सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी सही है। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
और चौथा भी इसमें सही लिखा हुआ है, जल संसाधनों की खोज के लिए। हमें वह कारण जो कारण नहीं है वह बताना था, इसलिए तीसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव इतिहास में कौन सा काल यानी युग सबसे लंबा है? पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है महापाषाण युग, तीसरा है मध्यपाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। तो मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है या कौन सा युग सबसे लंबा है? तो वह है पुरापाषाण युग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगले प्रश्न में लिखा है फिल करना है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। पहला है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और चौथा है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो शैल चित्र गुफाओं और मंदिरों के शिलांकित स्थापत्य कला और चट्टान से उकेरी गई मूर्तियां भारत में शैल चित्रों के कुछ उदाहरण हैं। अब इसमें पूछा गया है कि में प्राचीन चित्रकला शैली मिली है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ प्राचीन शैल चित्रकला मिली है ये भी जान लीजिए। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, बिहार और उत्तराखंड के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। अब हमें वह विकल्प बताना था जिसमें जो दो स्थान लिखे हुए हैं दोनों ही सही हों, इसीलिए चौथा विकल्प उत्तर है। बाकी विकल्प में आप देखेंगे तो एक तो सही है, एक गलत है, इसीलिए बाकी विकल्प उत्तर नहीं है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है सोतका कोह, तीसरा है गंवेरी वाला और चौथा है चिरांद। तो इसमें पूछा गया है कि जो हड़प्पा का स्थल नहीं है वह बताइए। तो चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चिरांद जो है भारत में बुर्ज होम के बाद नवपाषाण काल से संबंधित सबसे अधिक संख्या में कलाकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। राखीगढ़ी ये कहाँ पर है इसके बारे में जान लीजिए। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये गुजरात में है। सोतका कोह ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान प्रांत में मकरान तट पर एक हड़प्पा स्थल है। और गंवेरी वाला ये भी पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख फिल करना है की तरह है। पहला है जन, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है राजन और चौथा है दस्यु। तो पुरु, यदु, भरत वेद का वेदों में उल्लेख जन की तरह है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफी तथा हनफी हैं, पहला विकल्प है इस्लामी वास्तुकला शैलियां, दूसरा है सऊदी अरब में स्थान, तीसरा है न्याय के इस्लामी सिद्धांत और चौथा है 2 इस्लामी शासक। तो सफी तथा हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। पहला है चोल राजा, दूसरा है प्रतिहार प्रधान, तीसरा है राष्ट्रकूट प्रधान और चौथा है पल्लव। तो दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था वह है राष्ट्रकूट प्रमुख, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह किसने लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी? पहला है अलवरूनी, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है मिन्हाज ए सिराज और चौथा है जियाउद्दीन बरनी।
तो 1236 से 1240 तक शासन करने वाले गुलाम वंश के चौथे सम्राट रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि यह किसने लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो ये लिखा था मिन्हाज ए सिराज ने। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? पहला विकल्प है सिकंदर लोदी, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि इसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान है। वह दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? पहला है जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा है स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवारी बंदोबस्त और चौथा है महलवारी बंदोबस्त। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, महलवारी बंदोबस्त। 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह मूल्यांकन का आधार एक महल या संपत्ति का उत्पाद था जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता था। यहाँ महल के सभी मालिक संयुक्त रूप से सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व की राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। जमींदारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त एक ही हैं। तो स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त एक ही हैं, तो इनके बारे में जान लीजिए। बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार 1793 में स्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। रैयतवारी बंदोबस्त क्या है? तो 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने राजस्व संग्रह के लिए रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। दूसरा है कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। तीसरा है अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी और चौथा है युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ था। यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। अब इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? पहला है लद्दाख, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है कोंकण और चौथा है पश्चिमी घाट। तो मरुस्थल है लद्दाख, ये शीत मरुस्थल है, इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, इसे भारत का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो साथ में आपको ये सब भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पहला है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। दूसरा है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है। तीसरा है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। और चौथा है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है।
अक्षिका या झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं के लिए प्रमुख बल प्रदान करता है, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रदीप्त वृत्त है। पहला विकल्प है वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। दूसरा है वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है। तीसरा है विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और चौथा है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रदीप्त वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। ए किसे दर्शा रहा है ये बताना है। ये मुख्य दिशाएं दी गई हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण। अब इसमें ए किसे दर्शा रहा है? ए दर्शा रहा है पश्चिम को। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह फिल करना है में स्थित है। पहला विकल्प है हिंद महासागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी और चौथा है दक्षिण चीन सागर। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है। पहला विकल्प है एक जनजाति, दूसरा है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तीसरा है एक परंपरागत नृत्य और चौथा है एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं और उष्णकटिबंधीय तक फैलते हैं। यह वनस्पति मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बढ़ती है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह पर या में स्थित है। पहला विकल्प है गंगा सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है भागीरथी नदी। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी तट है जो समुद्र से 203 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? पहला है यूरोप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और चौथा है अफ्रीका। तो सबसे कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर सबसे कम जनसंख्या है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं। पहला है बौद्ध विहार या मंदिर, दूसरा है बकरी की प्रजाति या किस्म, तीसरा है सॉल की किस्म और चौथा है बौद्ध भिक्षु। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास क्या हैं? ये हैं बौद्ध विहार या मंदिर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र क्या प्रस्तुत कर रहा है ये हमें बताना है। यहाँ ठंडी वायु दर्शाई गई है, यहाँ गर्म वायु दर्शाई गई है। पहला विकल्प है पर्वतीय वर्षा, दूसरा है संवहनी वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा और चौथा है मानसून पूर्व वर्षा। तो ये जो चित्र है ये दर्शा रहा है चक्रवाती वर्षा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? तो इस प्रकार की वर्षा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आसपास वाताग्र पद्धति द्वारा निर्मित होती है। जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो चक्रवात बनता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है?
इस प्रश्न के पहले इन वर्षाओं के बारे में और जान लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताते हैं। संवहनी वर्षा क्या है? जब पृथ्वी का एक भाग अपने आसपास से अधिक गर्म हो जाता है तो यह एक सार्थक मात्रा में वाष्पीकरण पैदा करता है। संवहन धाराएं तब नम हवा को ऊपर धकेलती हैं और तूफानी बादल बनते हैं। इन बादलों के परिणाम स्वरूप संवहनी वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या है? तो पर्वतीय वर्षा तब होती है जब बहुत अधिक ऊंचाई वाली संरचना जैसे कि एक पहाड़ के कारण वायु का द्रव्यमान ऊपर धकेल दिया जाता है। ऊपर उठाई गई हवा ठंडी हो जाती है और वर्षा होती है। और मानसून पूर्व वर्षा यानी कि मानसून आने से पहले जो वर्षा हो जाती है वह मानसून पूर्व कहलाती है। तो इन सब के बारे में जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है यातायात और चौथा है इस्पात। तो पूछा गया है कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, तो वह है इस्पात। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो लोहा और इस्पात उद्योग को अक्सर आधुनिक उद्योगों का आधार कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज या तो लोहे की बनी है या स्टील से बनी है, और इन्हीं धातुओं से औजार और मशीनरी भी बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इस्पात या लोहा उद्योग को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक खेती में। पहला विकल्प है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। तीसरा है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो जैविक खेती में क्या किया जाता है? प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैविक खेती प्राकृतिक अपघटन पर निर्भर करती है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। दूसरा है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। तीसरा है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। और चौथा है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सत्य है वह हमें बताना है। तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? पहला विकल्प है सीएनजी, दूसरा है पीएनजी, तीसरा है एलपीजी और चौथा है KG6। तो पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यावरणीय अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है, तो वह है सीएनजी। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बैरोमीटर का प्रयोग फिल करना है होता है। पहला है वर्षा मापने में, दूसरा है तापमान को मापने के लिए, तीसरा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और चौथा है समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस फिल करना है में आए। पहला विकल्प है गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस केरल में आए। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ईसा मसीह के प्रचारक सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे और उन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जुलू क्या है?
पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु और चौथा है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो जुलू जो है एक आदिवासी समुदाय है जो ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संघवाद से तात्पर्य है। पहला विकल्प है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, दूसरा है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, तीसरा है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और चौथा है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो संघवाद से तात्पर्य पूछा गया है। तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि एक राज्य में एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। पहला विकल्प है 225 सदस्य, दूसरा है 235 सदस्य, तीसरा है 245 सदस्य और चौथा है 260 सदस्य। तो प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। अब राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं जिसमें 233 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि पहला है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, दूसरा है इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, तीसरा है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और चौथा है संसद में सभी शक्तियां निहित है। तो पूछा गया है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्यों है? क्योंकि यह लोगों का यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का तात्पर्य है। पहला है अधिनियम बनाना, दूसरा है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, तीसरा है प्रधानमंत्री को चुनना और चौथा है राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कार्यकारी को ही कार्यपालिका कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्यपालिका वह अंग है जो संसद और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। यह सरकार का प्रशासनिक प्रमुख होता है। संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख होते हैं। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें एक नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, दूसरा है जाति पूर्वाग्रह यानी जातिगत पक्षपात में कमी आई है, तीसरा है अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है और चौथा है निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें
मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं, लेकिन इसमें से जो प्रभाव नहीं है वह बताना है। तो निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, यह सकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? अब यहाँ पे ये चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ रोजगार मिल रहा है, पौधा लगाना, प्रतिरोपण, निराई, पैदावार। लेकिन ये जो महीने हैं, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, यानी जनवरी से लेकर मई तक, इन 5 महीने में नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं ये ग्रामीण मजदूर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, 5 माह, क्योंकि 5 माह उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं चित्र में दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है। पहला है स्व आकलन, दूसरा है समाज मितीय तकनीक, तीसरा है केस अध्ययन और चौथा है मनोमितीय तकनीक। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, समाज मितीय तकनीक। समाज मितीय तकनीक एक कक्षा में सामाजिक रिश्तों का एक उद्देश्यपूर्ण चित्र देती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। स्व आकलन क्या है? यह शिक्षार्थियों के स्वयं के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए है। केस अध्ययन क्या है? तो केस अध्ययन पद्धति एक शोध दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। और मनोमितीय तकनीक क्या है? मनोमितीय तकनीक वार्डिक रूप से उपकरण परीक्षण है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? पहला है अभिसारी, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है मनन और चौथा है निगमन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, उत्पादक, यानी कि जिसकी अपसारी सोच होती है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? पहला है न्यूज़पेपर के संपादनों के लिए संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरों के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। तीसरा है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। और चौथा है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो पूछा गया है कि एक चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है। अब इसमें यही पूछा गया था कि चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए होते हैं और लोग अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए एक एक मत देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? यानी कि किसे आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? पहला विकल्प है नाटक, दूसरा है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, तीसरा है केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी
और चौथा है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो जब बच्चे समूह में काम करते हैं तो इससे सहपाठी अधिगम को भी मजबूती मिलती है। सहपाठी अधिगम के विभिन्न रूप जैसे सहपाठी सहायता समूह, पूरक निर्देश, सहपाठी शिक्षण, समकक्ष प्रशिक्षण और सहकर्मी सहायक शिक्षण होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे, तो नाटक पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। और चौथा है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो सामाजिक विज्ञान मानव विषयों, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक अध्ययन और समाजशास्त्र सहित सामाजिक समूहों और व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित शैक्षणिक विषय है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र फिल करना है पर बल देता है। पहला है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा है सतत आकलन, तीसरा है परीक्षा निष्पादन और चौथा है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सतत आकलन। सतत आकलन क्या है, तो सतत आकलन अनौपचारिक, रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों के संयोजन पर केंद्रित है। तो ये याद रखिएगा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और मूल्यांकन यानी आकलन क्या है, वह प्रक्रिया है जो बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी के संग्रह से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। पहला है गौड़ यानी द्वितीयक आंकड़े, दूसरा है वर्णनात्मक आंकड़े, तीसरा है क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े और चौथा है प्राथमिक आंकड़े। तो छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े क्या हैं? किसी स्रोत को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाएगा जब वह नवनिर्मित जानकारी, अनुसंधान के मूल कार्य या पहले से ज्ञात तथ्यों की एक नई व्याख्या करता है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? तो मौजूदा प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से ये निकाले जाते हैं। और वर्णनात्मक आंकड़े क्या हैं? तो वर्णनात्मक आंकड़े लिखित या बोले गए शब्दों या व्यक्तियों के दृश्य प्रतिनिधित्व पर निर्भर करते हैं। ये दृष्टिकोण आमतौर पर व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े क्या हैं? तो यह एक प्रकार का शैक्षिक प्रकाशन है जहां चिकित्सक अभ्यासी उन पर मरीजों के मामलों को साझा करते हैं जो पहले असामान्य हैं या जिनका वर्णन नहीं किया गया है। तो इन सब के बारे में जानकारी आवश्यक थी, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। पहला है विश्लेषण, दूसरा है प्रतिपादन, तीसरा है निगमन और चौथा है मस्तिष्क आलोड़न। तो अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया विश्लेषण कहलाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। पहला है प्रवाह चित्र, दूसरा है दंड आरेख, तीसरा है आवृत्ति बहुभुज और चौथा है वेन आरेख। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज एक ग्राफ है जो प्रत्येक अंतराल या बिन के बिंदुओं में शामिल होने के लिए लाइनों का उपयोग करके निर्मित होता है। अंकों की ऊंचाई आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।
तो इसमें यही कहा गया था कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है, तो आवृत्ति बहुभुज। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। प्रवाह संचित्र क्या है, या फ्लो चार्ट कहते हैं इसे। तो फ्लो चार्ट चरणों का एक चित्र में प्रतिरूप है, यह अनुक्रमिक क्रम में चरण दिखाता है। दंड आरेख क्या है, तो दंड आरेख एक दृश्य उपकरण है जो श्रेणियों के बीच डेटा की तुलना करने के लिए बार का उपयोग करता है, इसे बार ग्राफ भी कहते हैं। और वैन आरेख क्या है, तो वैन आरेख एक चित्रण है जो चीजों के बीच संबंधों या परिमित समूहों को दिखाने के वृत्तों का उपयोग करता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है संवेगात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है रचनावादी। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, रचनावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। पहला है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। दूसरा है उदार भाव से ग्रेड देना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। और चौथा है गृह कार्य देना। तो पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पहला है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। और चौथा है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। पहला है व्याख्यान देना, दूसरा है परियोजना देना, तीसरा है गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना और चौथा है समता को बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रभाव। और चौथा है समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो समता के बारे में पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति पूछी गई है, तो गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है किताब पढ़ना और चौथा है निबंध लिखना। तो कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, तो वह है समूह चर्चा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकारना, दूसरा है अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, तीसरा है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना और चौथा है शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो शिक्षार्थी के व्यवहार के किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, यानी बच्चे डरने नहीं चाहिए प्रश्न पूछने में, वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, यानी स्वतंत्र अनुभूत करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछने में उनको बिल्कुल भी झिझक ना हो, बेझिझक होकर वह प्रश्न पूछें, तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। पहला है शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, दूसरा है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना और चौथा है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना।
तो उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में। तो शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इनके बारे में भी समझ लीजिए। निदानात्मक शिक्षण क्या है? यह शिक्षकों को सीखने की कठिनाइयों या सीखने वालों की समझ में कमी और सीखने वाली की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरी, कौशल आदि की पहचान करने में मदद करता है। और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? यह शिक्षकों को नैदानिक शिक्षण के दौरान निर्धारित समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है। तो दोनों के बारे में आपको जानना आवश्यक था, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? पहला है शिक्षक प्रशिक्षक व बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। दूसरा है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। तीसरा है छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। और चौथा है एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सबसे पहले यही जान लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण कौशल सीखने के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। यह विकासशील कौशल के लिए एक वास्तविक शिक्षण स्थिति को नियोजित करता है और शिक्षण की कला के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। अब इसमें पूछा गया है कि किसकी ओर संकेत करता है, तो एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पहला है पाठ को भागीदार यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनता है। दूसरा है इस शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। तीसरा है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। और चौथा है शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? पहला है मौद्रिक तथा वित्तीय साधन। दूसरा है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तीसरा है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। और चौथा है स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। तो कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को अलग करना। दूसरा है प्रकार्यात्मक बुद्धि। तीसरा है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना। और चौथा है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है प्रकार्यात्मक बुद्धि, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? तो जॉन डीवी ने दी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये पेपर था सितंबर 2014 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।